हाय गाइज, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। जिस भी समय आप लोग देख रहे हैं उस भी समय वही आपके ठीक है। आज हमारा जो चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है पुष्प में लैंगिक जनन। पुष्प में लैंगिक जनन होता है। पुष्प में लैंगिक जनन कैसे होता है? पुष्प में पाए जाते हैं वर्तिकाग्र और पाया जाता है परागकोश। वर्तिकाग्र ये जो हिस्सा दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला, ये हिस्सा फीमेल पार्ट होता है। ये इतना हिस्सा फीमेल का पार्ट होता है। और ये जो साइड में दिख रहे हैं आप लोगों को, ये इसको बोलते हैं पुंकेसर। जिस पे मैं उंगली कर रहा हूँ इसको बोलते हैं पुंकेसर। पुष्प में क्या क्या पाया जाता है देखो ध्यान से। ये है हमारी पुष्प की संरचना। इसमें देखो, जैसे कि अब हम लोग जानते हैं कि जैसे कि हम दुकान पे जाएंगे कुछ खाने पीने के लिए, तो हमको अच्छा लगेगा तभी ना कुछ खाएंगे। अब ये पुष्प है, ये खुद से कुछ नहीं कर सकता है। इसको करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसका माध्यम होता है हवा, कीट पतंगे आदि। ठीक है, तो कीट पतंगों, हवा का माध्यम ऐसा हो गया कि हवा तो चलती है तो एकदम नेचुरल हो गया। लेकिन कीट पतंगों से परागण कैसे होगा? कैसे परागकण वर्तिकाग्र पर पहुँचेंगे? उसके बाद में वर्तिकाग्र के बाद में वर्तिका से होते हुए अंडाशय में जाएंगे, उसके बाद में निषेचन होगा। मतलब यहाँ पे जो परागकोश, ये हिस्सा परागकोश है, यहाँ से मतलब परागकण निकलेंगे और यहाँ पे जाएंगे किसी माध्यम से। यहाँ से जाने के बाद में यहाँ वर्तिकाग्र पहुँचेंगे, उसके बाद में यहाँ अंडाशय में निषेचन होगा, उसके बाद में बनेगा बीज। ठीक है, तो यही होता है कि अगर हम दुकान पे जाएंगे, हमको समोसा अच्छा लगा देखने में, तभी ना खाएंगे। उसी तरीके से कोई कीट पतंगा किसी पुष्प के पास क्यों जाएगा जब वो सुंदर होगा? कीट पतंगे आकर्षित होते हैं सुंदरता की तरफ। तो इसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं इनको बोलते हैं पंखुड़ियाँ। जिस पे मैं उंगली कर रहा हूँ इसको बोलते हैं पंखुड़ियाँ। इन पंखुड़ियों का कलर आकर्षक होता है, ये कीट पतंगों को आकर्षित करते हैं। पंखुड़ियाँ हमारी किसी भी तरीके की हो सकती हैं। हो सकता है लाल हो, किसी किसी में हरी भी हो सकती हैं, किसी किसी में गुलाबी भी हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि किसका फूल है। किसी में गुलाबी होती है। इन पंखुड़ियों का काम सिर्फ इतना है कि बाहर के जीवों को जो कि परागण में मदद करते हैं उनको आकर्षित करना। और इसमें एक पार्ट आपको और दिख रहा होगा, ये दिख रहा है दलपुंज, बाहरी दलपुंज। दलपुंज का काम क्या होता है? दलपुंज जो कि हमारे पुष्पासन से एकदम सटा हुआ हरा भाग होता है, सभी ने देखा होगा, ये पुष्पासन से सटा हुआ है। दलपुंज का काम, अगर दलपुंज हटा दिया जाए तो ये सारी की सारी पंखुड़ियाँ अपने आप निकल जाएंगी। ध्यान देना, किसी के फूल को पकड़ना, उसकी बाहरी जो हरा परत होता है इस तरीके का, उसको अगर आप खींच दोगे तो सारी की सारी पंखुड़ियाँ निकल जाएंगी। अब जब पंखुड़ियाँ निकल जाएंगी तो कीट आएंगे नहीं तो परागण हो नहीं पाएगा। इसीलिए इनकी सारी ये जो हैं बाहरी दलपुंज, ये इसको मदद करते हैं एक शेप देने के लिए, एक फूल का आकार देने के लिए। उसके बाद में पाया जाता है हमारा पुष्पासन। पुष्पासन का, आसन का मतलब ही होता है कि मैं बैठा हूँ। तो इसी पुष्पासन का मतलब है कि ये पुष्प जो है इसी पे बैठा हुआ है। पुष्प पे रखा हुआ है वर्तिकाग्र और वर्तिका, अंडाशय, पुंकेसर, ये सब रखे हुए हैं किस पे? पुष्पासन पे। पंखुड़ियाँ किस पे रखी हुई हैं? पुष्पासन पे। अब जैसे कि मैंने बताया कि पुष्प के अंदर परागण होता है। परागण मतलब वर्तिकाग्र पर परागकण का पहुंचना ही परागण कहलाता है, सीधी सी बात। अब देखो ध्यान से, परागण होगा कैसे, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया हमारे फूल के बारे में। परागकण के दौरान, इसमें लिख रखा है मैंने कि जैसे लिख रखा है परागण के दौरान नर जनन कोशिकाएं, मतलब नर जनन कोशिकाएं किसे कहते हैं? हमने बताया ना आपको कि पुंकेसर हमारा नर जनन अंग है। इसी तरीके से नर जनन कोशिकाएं क्या हैं? परागकण। मादा जनन अंग है वर्तिकाग्र, मतलब मादा जनन अंग वर्तिकाग्र है। मतलब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है जहाँ निषेचन होता है। जहाँ का मतलब जहाँ, वहीं पे निषेचन नहीं होता है। अभी ये जाएगा वर्तिकाग्र पर। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है कि जहाँ पे निषेचन होता है। यहाँ पे निषेचन नहीं होता है। निषेचन होगा जाके अंडाशय में और बीज का निर्माण होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में दे रखा है हमारा पुंकेसर। जैसे कि हमने आप लोगों को बताया पुंकेसर का काम क्या होता है। पुंकेसर हमारा है पुरुष जननांग। कैसा है? पुरुष जननांग। जैसा कि इसमें लिख रखा है, इसको अंग्रेजी में स्टेम बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं।
और ये तो पता ही है कि ये पुरुष जननांग है, ठीक है। पुरुष जन इसमें 2 भाग पाए जाते हैं। जैसे सीधे देखो कौन कौन से भाग हैं, एक तो हो गया परागकोश, दूसरा हो गया तंतु। देखो ये तंतु है, इसको डेंटल बोलते हैं, ठीक है। परागकोश, परागकोश ये देखो दिख रहा है आपको, परागकोश में ही परागकण पाए जाते हैं। उसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, ये हमारा परागकोश। अब जैसे कि हमारे बुक में एक स्लाइड दे रखी है कि परागकोश की अनुप्रस्थ काट को विस्तृत रूप से लिखिए या सचित्र वर्णन कीजिए। अब देखो जो हम बता रहे थे आपको कि परागकण की अनुप्रस्थ काट, अभी ध्यान से देखना, इस तरीके का ही कुछ दिखेगा आपको उसमें, इस तरीके का। अभी आपको दिखाएंगे अगली स्लाइड में। ये है हमारा परागकोश, इसकी अनुप्रस्थ काट इस तरीके से काटा गया। कैसे काटा गया? इस तरीके, जैसे ये पार्ट दिख रहा है, ये इस तरीके से काटा गया है, ठीक है। इसके काटने के बाद में नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, ये दिखेगा जो मैं आपको ये हिस्सा दिखा रहा हूँ, ये वाला काटने के बाद में ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। और ये कहाँ पे दिखेगा मुझे? ये दिखेगा हमारा सूक्ष्मदर्शी द्वारा, सूक्ष्मदर्शी। इसमें कितने भाग पाए जाते हैं? बहुत से हैं, फिलहाल अभी मैं बता रहा हूँ। बाहर का लिखा है एपिडर्मिस, जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें 4 परतें पाई जाती हैं। कितनी परतें पाई जाती हैं? 4। पहली परत है एपिडर्मिस, सेकेंड परत है एंडोथीसियम। देखो एपिडर्मिस किसे बोलते हैं? जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों की बाहरी परत को ही बोलते हैं एपिडर्मिस। तुम उसको ना देखो, मैं बता रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान दो। उसके बाद में पाई जाती है मध्य परत। ये हमारी कौन सी परत है? मध्य परत, जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में पाई जाएगी हमारी आंतरिक परत। ये दिख रहा है, जैसे जो जहाँ पे मैं उंगली कर रहा हूँ, यही हमारी आंतरिक परत। हिंदी टर्म में बोल रहा हूँ, इधर तो लिखा है मिडिल लेयर। मिडिल का मतलब होता है मध्य, नहीं, मैं थोड़ा गलत बोल गया, 1 मिनट। देखो मिडिल का मतलब होता है मध्य लेयर। ये हो गई बाहरी परत, ये हो गई बीच की परत, और यहाँ पे क्या पाया जा रहा है? जो ये एकदम से दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ये पाया जा रहा है हमारा टेपिटम। जो हम आप लोगों को बताए थे, टेपिटम कहाँ पाया जाता है? एकदम सटा हुआ भाग होता है पराग कण से, पराग कोण की जो मतलब कोशिकाएं होती हैं वहाँ से सटा हुआ भाग होता है। और ये पाई जाएगी आंतरिक परत। मतलब आंतरिक परत में पाई जाती है मध्य परत और बाह्य परत के बीच में, ठीक है। और ये जो दिख रहा है आपको, इसके अंदर देखो ये टेपिटम पाया गया यहाँ पे, इस हिस्से तक ये वाला हिस्सा टेपिटम का होगा। और जो बीच का हिस्सा होगा, जहाँ पे अभी मिडिल में मेरी उंगली है यहाँ पे, इसको बोलते हैं बीजाणु कोशिकाएं। बीजाणु कोशिकाओं में ही परागकण का निर्माण होता है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं परागकोश। देखो परागकोश क्या होता है? देखो परागकोश पहले तो तुमको पता होना चाहिए, नर जनन अंग है। इसको और क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु बोलते हैं। ये जो लिख रखा है लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी का मतलब होता है परागकोश, ठीक है। मतलब यहाँ पे बहुत से परागकोश कण पाए जाएंगे, इसको ही बोलते हैं परागकोश। जहाँ पे परागकोश पाए जाएंगे वही होगा परागकण। परागकण जहाँ पाए जाएंगे वही होगा परागकोश। उसके बाद में होता है इसकी संरचना। देखो संरचना कैसी है इसकी? परागकोश पुंकेसर का वह भाग है जो परागकणों को धारण करता है। मतलब यहाँ पे परागकण पाए जाते हैं या रखे होते हैं। जैसे कि कमरे में क्या क्या हो सकता है? कुर्सी हो सकती है, मेज हो सकता है।